वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। यही बस बात हमेशा याद रखनी है और मेहनत करते रहना है सूरज की तरह जलते हुए। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। अभी आपको ये कुछ पिक दिख रही होगी जिसमें एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स, लिथोस्फेरिक कंपोनेंट्स, पेडोस्फेरिक, हाइड्रोस्फेरिक और बायोस्फेयर। इसमें फिर ये बायोटिक और ये सब दिख रहा होगा, बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक। ये क्या है, ये चीज़ें हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ का जो सिस्टम है वो किन 4 मेजर सब सिस्टम्स पर आधारित है। 4 मेजर सब सिस्टम्स। ये 4 मेजर सब सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, इन्हीं को इसमें दिखाया गया है। ये क्या है? लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स एंड एयर। तो ये 4 चीज़ें ही हैं जो अर्थ पर हैं, जिनकी वजह से जीवन है। और हम उसी चीज़ को जो है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में पढ़ेंगे और किस तरीके से क्या है उनकी डेफिनेशंस को आगे समझते हैं। उससे पहले यही समझते हैं कि इन चारों को मतलब किन नामों से जाना जाता है। ये चारों जो हैं ये स्फीयर्स कहलाते हैं, सब सिस्टम्स। और ये कौन कौन से? लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड जो है वो है लिथोस्फेरिक, लिथोस्फीयर कहलाता है जो सारा लैंड है। और हाइड्रोस्फीयर वाटर, बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स और एटमॉस्फेयर एयर। अब जो लोग कह देते हैं ना कि हमारा जो है एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो एटमॉस्फेयर आप समझ में आएगा, एटमॉस्फेयर वर्ड यूज़ करना चाहिए या इन्वायरमेंट यूज़ करना चाहिए। कहते हैं ना हमारा पढ़ाई का एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा, और कुछ लोग वही कहें कि हमारा पढ़ाई का इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये अभी समझ में आएगा, क्योंकि जब हम इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे तभी ये जो आपको दिख रहे हैं ये वर्ड्स, टेम्प, रेन, विंड वगैरह, ये सब क्या है ये अभी समझ में आएगा। पहले इनकी डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। इनकी डेफिनेशंस को समझते हैं। अब देखिए ये है क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं? द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ। तो जो अर्थ के चारों ओर जो गैसेज हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ गैसेज, यानी कि उन्होंने एक ब्लैंकेट बना रखा है, चारों तरफ से कवर कर रखा है अर्थ को। क्यों कवर कर रखा है? क्योंकि इट होल्ड्स बाय अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा उसने इसे बांधे रखा हुआ है, यानी अट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसी वजह से ये अर्थ के पास में मतलब एटमॉस्फेयर जो है ये गैसेस का जो ब्लैंकेट है बन गया है। तो इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये प्रमुख गैसेस के नाम बता दिए मैंने। तो अब ये जो आपका जो एटमॉस्फेयर है ये भी लेयर्स में है, और ये लेयर्स कौन कौन सी हैं? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो और थर्मो और एक्सो। अब ये तो ये सारी जो लेयर्स हैं इनको हम किसी अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये केवल इसलिए अभी बता दिया क्योंकि ये लेयर्स में है। तो अब इनको जब पूरा एक लेक्चर की तरह पढ़ेंगे, अभी तो केवल टर्म्स को समझा रहे हैं। तो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हो गया सराउंड्स अर्थ, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ये एक ब्लैंकेट की तरह बंधा हुआ है अर्थ के चारों ओर, और डिफरेंट लेयर्स में है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि लिथोस्फीयर क्या है। ये जो अर्थ का रिजिड और रॉकी आउटर पार्ट है या आउटर लेयर है, तो ये क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और ये क्या चीज़ है? क्रस्ट। ये क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट है और अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ मेंटल। लेकिन हमें यहाँ पर जो इस सेक्शन में पढ़ना है वो क्रस्ट से संबंधित चीज़ों को ही पढ़ना है। अपर पार्ट जो है, रिजिड और रॉकी पार्ट जो है, जो कि पहले पता है कि आपको मालूम होगा कि अर्थ जो एक आग का गोला थी, और बाद में जब ये श्रिंक हुई थी तो कहीं हमारे पर्वत बन गए और कहीं पर हमारी वैलीज़ बन गई। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ? ये आउटर पार्ट बना इसका ठंडा होने पे, तो वही क्रस्ट है। अब तीसरी चीज़ क्या है? हाइड्रोस्फीयर। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लानट, यानी कि प्लानट पे जो भी वाटर है, यानी कि हो सकता है वो नदियों में हो, झीलों में हो, और पॉन्ड्स में हो, या फिर उसमें हो, सीज़ में हो या ओशंस में हो। तो ये सब जो है वाटर जो है प्लानट के ऊपर, ये सारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। और इसके साथ साथ
एक और चीज़ है, सरफेस का वाटर तो हो ही गया, अंडरग्राउंड वाटर भी है और एयर में कुछ मॉइस्चर के रूप में है, तो वो सब वाटर, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में लिक्विड भी हो सकता है, वेपर भी हो सकती है, आइस भी हो सकती है। आइस जो है आपको ग्लेशियर्स वगैरह पे आइस देखने को मिलेंगी, लेकिन वो है क्या, हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। ठीक है। और बायोस्फीयर की बात आती है, तो बायोस्फीयर क्या है, पोर्शन और रीजन जो भी प्लानट का है जहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है, यानी कि जो जहाँ पर भी जीवन है, तो वो हिस्सा क्या है प्लानट का, वो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इस तरीके से क्या हुआ, सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। अब इकोसिस्टम्स हम समझेंगे आगे, तब आपको इकोसिस्टम्स का सम कैसे है ये तब समझ में आएगा। अभी तो केवल इतना समझ लीजिए कि जो जहाँ पर भी जीवन है प्लानट के जिस हिस्से में भी, वो क्या है, बायोस्फीयर है, यानी कि जीवित चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर वापस आते हैं और एक चीज़ समझते हैं। अब क्या हुआ था, हमने कहा था जो गैसेस का एक ब्लैंकेट है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक, और उसके कंपोनेंट कौन से हुए, टेम्परेचर, विंड, रेन। अब ये जो है किसी चीज़ को प्रभावित करता है, जो भी जीवित चीज़ें हैं उनको प्रभावित करता है और अजैविक चीज़ों को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लें प्लांट है, उसको अगर हम एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट की विंड की दृष्टि से देखें, तो विंड क्या होती है, उसे मतलब उसके जो बीज वगैरह होते हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, उनको हवा में उड़ा के ले जाती है और दूसरी जगह वही प्लांट ग्रो करता है, तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ होती रहती है। और वहीं पर अगर ये विंड जो है अपने नेगेटिव उसमें आ जाए, तो वही इसी पेड़ को उखाड़ भी फेंक सकती है। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके कंपोनेंट्स के। तो ऐसे ही टेम्परेचर की बात होती है। टेम्परेचर कुछ प्लांट्स के लिए कहते हैं कि वो गर्मियों में ग्रो करते हैं, कुछ ठंडे मौसम में ग्रो करते हैं, तो हर किसी का अपना अपना एक क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा या कम हो जाएगा, वेरी करेगा, तो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अगर जितना उसको चाहिए टेम्परेचर उतना रहेगा तो वो उस ग्रो करेगा। तो इस तरीके से ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। ऐसे ही रेन है, रेन की जितनी मात्रा चाहिए उतनी अगर है तब तक तो ठीक है, और अगर रेन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी हानिकारक है, रेन की मात्रा कम रहे तो भी हानिकारक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स इस तरीके से पड़ते रहते हैं। तो ये जो है, और ऐसे ही सन की जो लाइट है वो क्या करती है, एक तो लाइट और हीट दोनों का काम करती है, और उस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से वो एनर्जी फ्लो का सिस्टम बनता है। तो वो हम अभी आपको इसी लेक्चर में आगे भी समझाएंगे, लेकिन अभी आप केवल एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स को समझिए। तो ये जो दिख रहे हैं ये एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, तो लैंड से संबंधित कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं, तो वो है रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, हाइट में जो डिफरेंसेस होते हैं, और स्लोप, ढाल, रॉक मतलब कहीं चट्टान है। तो इस तरीके से ये जो हुए जो हमारे लैंड के कंपोनेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से हमारा जीवन प्रभावित होता है। ठीक है। तो कैसे होता है कि अगर हम हाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर क्लाइमेट कुछ और होगा, नीचे आएंगे कम हाइट पर तो क्लाइमेट कुछ और होगा। इस तरीके से स्लोप पर कुछ अलग टाइप की वनस्पतियाँ मिलेंगी, वहाँ पर रहने वालों का भी जीवन अलग तरीके का होगा। तो ये है, रॉक्स होंगी, वहाँ पर अलग तरीके के पेड़ पौधे होंगे और उन पर रहना भी मुश्किल होगा। तो हर तरीके की चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। तो ये क्या कर रही हैं, हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं, यानी कि हर जीवित प्राणी के उस पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। क्या, ये जो कंपोनेंट हैं इसके। ऐसे ही पैडोस्फेरिक, ये एक तरीके से लिथोस्फेरिक का ही पार्ट है। पैडो मतलब मृदा से संबंधित। तो उसमें क्या होता है, मृदा में क्या होता है, सॉइल की बात हो रही है, ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी होते हैं, ये हम आगे मतलब बायो जियो केमिकल साइकिल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल इतना समझ लीजिए कि ये जो है हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए इफ़ेक्ट डालता है। किस तरीके से डालता है वो आगे समझेंगे। ऐसे हाइड्रोस्फीयर है, तो जितना भी उस पर प्लानट पे पानी है, जितनी भी जगह जितने भी रूपों में पानी है, वो सब क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो वाटर जो है प्लानट पे वाटर जितना है, और वो किसी भी रूप में हो सकता है। मैंने बताया है कि लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, आइस फॉर्म में भी होता है, वेपर फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये भी हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है। तो ये जो चीज़ें मतलब जिनमें
जीवन नहीं है। टेम्परेचर, विंड, रेन, रिलीफ, स्लोप, रॉक, ह्यूमस, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं अजैविक या एबायोटिक। तो ये जो हैं हमारे लाइफ पर इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे क्या जीवित प्राणी, जो भी जीवित प्राणी है। और जो जीवित प्राणी हैं वो क्या हैं, बायोटिक, यानी कि उनमें जीवन है वो बायोटिक, जैविक जैविक घटक। अभी किसके घटक हैं ये आगे पढ़ेंगे। अब वो क्या होते हैं, बायोस्फीयर की बात करें तो जहाँ भी जीवन है, तो प्लैनेट पे जहाँ भी जीवन है उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और ये पूरी पृथ्वी पर ही हर जगह जीवन है लगभग, तो हर जगह क्या हुआ, बायोस्फीयर। तो ये एक बायोस्फीयर है जो कई बायोम्स को मिलके बनता है। और बायोम्स हम आगे सीखेंगे बायोम्स क्या हैं। अब इसमें क्या आ गया, जैसे गोट है, लाइन है, और भी कोई एनिमल हो, प्लांट किसी भी तरीके का हो, और ये मतलब मैन है, हम लोग हैं, जो भी हैं, ये सब क्या हो गया, बायोस्फीयर के मतलब बायोटिक पार्ट्स हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक में अंतर यहीं समझ में आ गया, यानी कि ये हो गए एबायोटिक जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट्स हैं, और बायोटिक बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट्स हैं, तो बायोटिक हो गए। तो यहाँ पर इतना समझ में आया। अब आते हैं इन्वायरमेंट में। अब हम आपको समझ में आएगा इन्वायरमेंट है क्या। इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें समझ में आ गई कि जो अर्थ का सिस्टम है वो कितने सब सिस्टम से है, 4, उन्हीं से संबंधित। अब कोई भी चीज़ जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, यानी कि जीवित प्राणी, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको चारों ओर से जो भी कुछ घेरे हुए है और वो उसे प्रभावित कर रहा है, उन्हें संयुक्त रूप से इन्वायरमेंट कहेंगे। जो मैंने बताया ना, एटमॉस्फेयर के कुछ कंपोनेंट हैं, और इसी तरीके से हमारे लिथोस्फीयर के कुछ कंपोनेंट हैं, और हमारे हाइड्रोस्फीयर के कुछ कंपोनेंट हैं, और साथ साथ बायोस्फीयर के जो अन्य कंपोनेंट हैं, यानी कि जो जैविक कंपोनेंट हैं, ये भी किसी न किसी, अगर एक पर्टिकुलर मैन की लाइफ की बात करें तो उसके इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, तो सभी चीज़ें प्रभावित करेंगी। तो वैसे तो कहा जाता है चारों तरफ जो चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सब हमारा इन्वायरमेंट आ जाता है। लेकिन अगर उसे हम वैसे देखेंगे तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की दृष्टि से देखेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जैव और अजैव घटक जो हैं उनको मिला के इन्वायरमेंट बनता है। और वो क्या करता है, प्रभाव और प्रभावित करने वाली घटनाएं जो हैं वो सब इसमें इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। हम कह सकते हैं जैव और अजैव घटकों, प्रभावों और घटनाओं का योग ही पर्यावरण है। अब जैव में आपने देख ही लिया, प्लांट हो गए। बायोटिक में डीकम्पोजर्स, जो हमारी किसी भी जो प्लांट है उसको, या फिर हमारी किसी एनिमल की, या फिर उसमें किसी प्राणी, जो भी जीवित प्राणी है उसको डीकम्पोज करने के लिए जो करते हैं उन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं। आगे समझेंगे इन चीज़ों को जब हम पैरासाइट्स, डीकम्पोजर्स, सिम्बायोइट्स वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी तो आप केवल ये समझ लीजिए, प्लांट्स और एनिमल्स, मैन वगैरह को समझ लीजिए। अभी इन चीज़ों को जो है हम टेक्निकली आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। ऐसी अजैव घटकों की बात आती है तो एनर्जी, सनलाइट की बात आ गई, वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, टेम्परेचर, हीट, रेडिएशन, ये सब चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सब मैंने बताया था आपको काय में आती हैं, सब वही हमारे एटमॉस्फेरिक, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के घटक हैं। कौन से, एबायोटिक घटक। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये हमने देख ही लिया, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर किसे कहते हैं। अब आते हैं इकोलॉजी। इन्वायरमेंट तो समझ में आ गया। अब इकोलॉजी, इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इकोलॉजी और इकोसिस्टम वगैरह, इनको आज अच्छे से समझते हैं क्या है। पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर कीवर्ड समझेंगे, फिर उनको आगे और अच्छे तरीके से। इकोलॉजी, जीवित प्राणियों यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है का आपस में संबंध, यानी आपस में भी उनका रिलेशन, और फिर उन्हीं का उनके पर्यावरण के साथ संबंध। पर्यावरण समझ ही गए, अजैविक और जैविक सब घटकों से मिलकर बना, तो उनका जो है संबंध, और उस संबंधों का भी वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि हम साइंटिफिक रूप से उन रिलेशंस को पढ़ेंगे। अब इकोलॉजी है रिलेशंस का साइंटिफिक स्टडी, बस रिलेशंस का साइंटिफिक स्टडी किसकी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी, और किस चीज़ का, वही यहाँ पर मैंने अलग अलग की पॉइंट्स बना दिए हैं। साइंटिफिक स्टडी किसकी, रिलेशंस की या इंटरेक्शंस की, किसके भी, जीवित प्राणियों के आपस में और जीवित प्राणियों के पर्यावरण से। अब बात आती है ये साइंटिफिक स्टडी क्या होती है।
साइंटिफिक स्टडी अगर हम इनकी देखेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी वो तरीक़ों का अध्ययन करेंगे इसमें जिनके द्वारा जीव खुद पर्यावरण में ढालते हैं खुद को। ऐसा होता है ना कि कहीं का क्लाइमेट कैसा है, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, तो या जैसे कोई गर्म क्लाइमेट में रह रहा है तो खुद को ढाल लेता है उसमें, ऐसे ही जो ठंडे क्लाइमेट में रहता है खुद को ढाल लेता है। लेकिन अगर यही एक दूसरे की जगह जाते हैं तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो अपना एडॉप्टेशन है ये भी किस में है इसका, यानी कि ये साइंटिफिक स्टडी है किसकी, इन्वायरमेंट की और उसके उस जीवित प्राणी के बीच की। तो ये क्या है, इस तरीके से इसको हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे कि ये है क्या। ऐसे ही ऊर्जा प्रवाह होता है, पेड़ों में जो एनर्जी होती है उसे एक मतलब हर्बीवोरस लेता है, फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इस तरीके से एक चेन चलती है, इस एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो ये सब हम इसमें सीखते हैं कि ये साइंटिफिकली समझते हैं। ऐसी खनिजों जो मिनरल्स हैं जो हमारी धरती में सॉइल में हैं, उसके बाद में वो किस तरीके से एक दूसरे में पहुंचते हैं, तो वो क्या है, उनका पुनर्चक्रण कैसे होता है, रिसाइकिल कैसे होती है, ये सब चीज़ों का भी हम इसी में समझते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसकी। और जीव पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग, जो भी पर्यावरण में उपस्थित चीज़ें हैं उन सब का कोई भी जीव कैसे यूज़ कर रहा है, तो उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इन सबको साइंटिफिकली देखते हैं। अब इसको यानी कि आगे इससे अगले उसमें समझ में और अच्छे से आ जाएगा आपको। अब देखिए ये सब बता दिया मैंने क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अब जब ये साइंटिफिक की बात आ रही है तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, यानी कि साइंस किसी न किसी सिद्धांतों पे चलती है, तो वही सिद्धांत होंगे, अलग अलग सिद्धांत होंगे। एनर्जी फ्लो का क्या सिद्धांत है, बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है, वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है, ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषण स्तर की एक दूसरे से जो पोषण मिलता है तो वो देखेंगे, जो कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इस तरीके से एक वो साइकिल चलती है वो ट्रॉफिक लेवल की। ऐसी एडॉप्टेशन है, एडजस्टमेंट कैसे करता है प्राणी, सक्सेशन को भी समझेंगे कि कहीं पर कोई चीज़ प्लांटेशन वगैरह सब ख़त्म हो गया, उसके बाद में कैसे अर्थ पे जीवन ग्रो करता है और वहाँ पर ही दोबारा से मतलब धीरे धीरे किस तरीके से सक्सेशन होकर एक हरा भरा ग्रीनरी हो जाती है, तो वो एंट्रोफी और इकोटोन, ये सब चीज़ों का, यानी कि हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को इकोलॉजी में पढ़ेंगे। और भी टॉपिक्स हैं, अभी कुछ दिखाए मैंने, ये इसलिए आपको समझ में आने चाहिए आखिर हम इकोलॉजी में क्या कर रहे हैं। इन्वायरमेंट तो हमारा टॉपिक है केवल, इन्वायरमेंट अगर देखा जाए हमारा, तो एक किड्स की दृष्टि से हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। अगर हम उससे ऊपर जाते हैं, हम एक एस्पिरेंट की दृष्टि से देखते हैं तो हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में इकोसिस्टम्स वगैरह को समझते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें साइंटिफिकली समझी, फिर उनको आगे इकोसिस्टम में क्या होता है, बायो में क्या होता है, इसी को आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो एक एस्पिरेंट की तरीके से सीखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, इसीलिए इस टॉपिक को लिया गया है, सभी कॉम्पिटिशन्स में आता है आजकल। तो ये इनके बेसिक्स सभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको फिर इन्हीं से बेसिक्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत, फिर आगे चल के इसी चैप्टर्स को और अच्छे तरीके से सीखेंगे एक 1 बाय 1। अब ये देखते हैं कि पारिस्थितिकी संगठन की संस्था, ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी का मतलब हो गया कि हम एक अलग अलग स्तर पे इनकी स्टडी करते हैं, या तो हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे, या पॉपुलेशन लेवल पे करेंगे, या कम्युनिटी लेवल पे करेंगे, या इकोसिस्टम पे करेंगे, या बायोम पे करेंगे, या बायोस्फीयर पे करेंगे। ये अलग अलग लेवल्स बना दिए गए हैं जिनको स्टडी करने का हमने, कहते हैं ना कि अभी हम किसी एक पेशेंट को देख रहे हैं, फिर हम हम केवल उसी किड्स के ग्रुप को देखेंगे, फिर हम पता लग रहा है और किड्स को, फीमेल्स को और मैन वगैरह सबको देखेंगे, तो उस तरीके से कम्युनिटी को देखने लगेंगे। फिर एक डॉक्टर की तरीके से, इस तरीके से हम देखते जाएं तो वो एक अलग सेक्टर होता चला जाता है। ऐसे ही स्टडी हम किसकी कर रहे हैं, अगर हम ये इकोलॉजी के हिसाब से करेंगे तो हम पहले इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे। इंडिविजुअल मतलब कोई स्पेसी, सिंगल स्पेसी की चीज़ों का हम रिलेशन देख रहे हैं कि उसका रिलेशन मतलब बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशन किस तरीके से हो रहा है। तो इसकी स्टडी जब करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो हमारा पहला स्तर हो गया लेवल। दूसरा पॉपुलेशन, यानी कि सेम स्पेसीज़ जो होती हैं, और वो भी ऐसी स्पेसीज़ जो एक निश्चित जगह पर और निश्चित टाइम पर हों, तो
उनका अगर हम कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन की तरह काउंट होता है। अब पहले इन सब चीज़ों को हम एक डेफिनेशन से नीचे आपको समझा देते हैं, उसके बाद में इस पर आएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इंडिविजुअल तो आपको समझ ही गया होगा, इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी सिंगल स्पेसी। पॉपुलेशन क्या होती है? अब देखिए, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप हो गया पहली बात तो, और दूसरी बात इसमें क्या है, कोई भी वन स्पेसीज़, यानी कि अगर हम लें खरगोश ले लें, शेर ले लें, चीता ले लें या वो ले लें, तो ये अलग अलग स्पेसीज़ है ना, अलग अलग प्रजाति है ना इनकी। कोई एनिमल में तो आया, लेकिन एनिमल में भी अलग अलग प्रजाति के हो गए। तो अगर हम लॉइन को ले लें तो ये हो गई वन स्पेसीज़, और उनमें भी सेम प्लेस पर और सेम टाइम पर देखें। अगर मान लिया हमने क्या देखा कि अपना किसी एक जंगल में एक जगह पर जाके उन चीज़ों को, उनका ग्रुप को देखा, और वो भी क्या, लॉइन का ग्रुप, और फिर उनमें भी क्या हुआ, एक टाइम पर, एक निश्चित टाइम पर, यानी कि कुछ समय के लिए, और वो भी ऐसे हों जो आप इंटरब्रीड करते हों, यानी कि वो अपने से ही दूसरे को उत्पन्न करते हों। तो इस तरीके से वो जो ग्रुप होगा वो पॉपुलेशन कहलाएगा। सेम स्पेसीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, केवल एक स्पेसीज़। अब वो खरगोश की पॉपुलेशन अलग होगी, लाइन की पॉपुलेशन अलग होगी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं काउंट करेंगे कि जो लाइन इंडिया के किसी एक जंगल के हैं, फॉरेस्ट के हैं, फिर हम उन्हें अमेरिका की किसी फॉरेस्ट को भी उसी में काउंट कर लें। तो ये चीज़ हो जाएंगी कि सेम टाइम और सेम इस प्लेस की बात नहीं हुई है, तो अलग प्लेस हो गया। या फिर हम ये कहें कि 10 साल पहले क्या था और अब क्या है, वो चीज़ें भी पॉपुलेशन में नहीं आएंगी। पॉपुलेशन को इस तरीके से काउंट करते हैं। अब क्या आता है, तीसरा लेवल आता है कम्युनिटी। अब इसमें ग्रुप तो है, ग्रुप ऊपर भी था लेकिन सेम स्पेसीज़ का। एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन, अब जो पॉपुलेशन है यानी कि अलग अलग स्पेसीज़ का जो पॉपुलेशन हुई वो क्या हो गई, एसोसिएट कर रही है। और टू और डिफरेंट स्पेसीज़, अगर दो स्पेसीज़ की जो पॉपुलेशन है वो एसोसिएट कर रही है और ऑक्यूपाइंग सेम जोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम। अब जोग्राफिकल एरिया भी सेम इसमें भी है, सेम टाइम भी है, लेकिन अलग अलग स्पेसीज़ की पॉपुलेशन जो एसोसिएट करें तो उसे क्या कहा जाएगा, कम्युनिटी। अगर मान लिया एक फॉरेस्ट में अगर हम कम्युनिटी लेवल पर देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वहीं पर शेर का, हिरन का अलग अलग पॉपुलेशन हुई और हम उन पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक पूरी कम्युनिटी हो गई। जोग्राफिकल एरिया एक लिया गया, सेम टाइम लिया गया, और उसमें हम खरगोश हो या फिर हिरन हो, डियर, और साथ साथ हम लॉइन, इन तीनों को एक अलग अलग स्पेसीज़ की पॉपुलेशन को देखते हुए चल रहे हैं। तो ये कम्युनिटी लेवल पर स्टडी हो रही है। अब आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में यहाँ पर एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया रहता है, और इसके साथ साथ इसमें दूसरी चीज़ क्या हुई, पहला पॉइंट है स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, मैंने इसको टुकड़ों में इसलिए लिखा है जिससे आपको समझ में आया, और उसमें भी ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट विच दे इंटरेक्ट, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें, सारे ऑर्गेनिज्म और वहाँ का इन्वायरमेंट जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यानी कि इसका मतलब वो क्या क्या चीज़ें हो गई वहाँ पर, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, और जो कि लिंक्ड टुगेदर, जो जुड़े हों एक दूसरे से। अब जुड़ने के लिए उनके लिए क्या चाहिए, जुड़ने के लिए उनके लिए न्यूट्रिएंट साइकिल ज़रूरी है और एनर्जी फ़्लो ज़रूरी है। एनर्जी फ़्लो मतलब जब एक दूसरे से लिंक कैसे होंगे, जैसे एक पेड़ है, उसको सनलाइट से उसने फोटोसिंथेसिस की और एनर्जी को स्टोर कर लिया अपनी लीव्स में, और उन लीव्स को खाया किसी गोट ने, उस गोट को खाया किसी लॉयन ने। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इनका पोषण स्तर भी बदल रहा है, एनर्जी जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी होती है वन डायरेक्शनल, यानी कि ये वापस पहले वाले में नहीं आएगी, जब अगले में शिफ्ट हो गई तो हो गई। तो इस तरीके से जो तो एनर्जी फ्लो होगा, तभी तो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, वरना लिंक करने का मतलब क्या है, लिंक करने का मतलब है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे में। और दूसरी चीज़ क्या होगी जो है वो है कि अपनी न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं हमारे लिए ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें क्या मिलते हैं, सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और वो हमारे जो वाटर सर्कुलेशन होता है प्लांट्स में उसके द्वारा हम में आता है, और फिर हम मतलब जो भी है एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होता रहता है, और लास्ट में डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो वापस न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिल जाते हैं। ये एक साइकिल चलती रहती है।
तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो इनके बिना कोई भी जो है इकोसिस्टम नहीं बन सकता। तो उन इकोसिस्टम के लिए मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक दूसरे से लिंक होना ज़रूरी है। और लिंक कैसे होंगे? एनर्जी फ्लो के साथ में, और किसके साथ में होंगे? दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल के साथ में। तो एक तरीके से हम इसको क्या कहेंगे? वही चीज़ ये है, एक स्मॉल फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो एक ये फंक्शंस हो रहे हैं, जब तक ये फंक्शन नहीं होंगे तब तक इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम तब बनता है जो आपस में वो फंक्शन करें, फंक्शनल यूनिट हुई। अब वो चाहे एक वो पॉन्ड हो सकता है, एक लेक हो सकती है, या कोई भी रीफ हो सकती है, तो वो कुछ हो सकता है, या एक जगह एरिया ऐसा हो सकता है, जो जोग्राफिकल एरिया, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, जहाँ पर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हों और एक दूसरे पे निर्भर हों। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब यही चीज़ यहाँ बता दी, एनर्जी कैसे चलती है और न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलती है। अब इकोसिस्टम समझ में आया। इकोसिस्टम तब तक नहीं होगा जब तक वो एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे। और इकोलॉजी में क्या था? केवल हमने इनके रिलेशंस की स्टडी की थी, हमने स्टडी की थी रिलेशंस की, कि किस तरीके क्या क्या चीज़ें हम उनमें अलग अलग प्रिंसिपल्स को लेके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये लिंक हो रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ इतना जरा सा अंतर है। ठीक, और अब बायोम क्या होता है? अब यही चीज़ जब लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हो जाए, जियोग्राफिकल एरिया वो लार्ज हो जाए, जैसे एक पॉन्ड एक छोटे लेवल का हो गया, तो वो इकोसिस्टम बोल दिया जाता है। अगर बड़े लेवल पर हो तो क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी? तब क्या होगा? पर्टिकुलर इसमें कुछ चीज़ें ली जाती हैं, वो देखते हैं। पर्टिकुलर क्लाइमेट और इन्वायरमेंट कंडीशन, यानी कि वो जो बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, वो भी उसमें भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए और इन्वायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए। बड़ा जोग्राफिकल एरिया तो है, लेकिन क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कहा जाए तो वो एक जैसी हो, यानी कि अगर वो बारिश हो रही है तो वो उस पूरे एरिया में बारिश का रहता हो, और सनलाइट रहती हो। तो ये जो क्लाइमेट की कुछ हैं, क्लाइमेट मालूम है हीट पे, मतलब टेम्परेचर पे और रेन पे ही डिपेंडेंट रहता है ज़्यादातर। तो ये जो बेसिक्स हैं इनका सेम रहता हो। तो अगर हम कहेंगे कि भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर पे कहेंगे, तो इक्वेटर पे एक जैसा लगभग मिलेगा हमें क्या चीज़? इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स एक जैसे मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा एक बायोम बन जाएगा। तो इसी तरीके से जो सवाना बायोम अगर कहें, अफ्रीका का सवाना बायोम, तो यहाँ पर कुछ ग्रासेस होती हैं, वो पूरे एरिया में एक जैसी मिलती हैं, छुट-पुट पेड़ मिलते हैं, बड़े बड़े जंगली जानवर मिलते हैं वहाँ पर। तो वो उनको वही दशा सूट करती है, वो एटमॉस्फेयर सूट करता है, वही क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती हैं। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया, बड़ा सा एरिया क्या बन गया? एक जोग्राफिकल एरिया, वो बन गया बायोम। मतलब है तो वही चीज़, किसका? इकोसिस्टम, लेकिन उसका एक बड़ा रूप हो गया जो क्लाइमेट से जुड़ जाता है। ये मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर यानी कि प्लांट और एनिमल्स की एक बड़ी कम्युनिटी मिलेगी, यानी कि अलग अलग स्पेसीज़ की पॉपुलेशन जो है वो मिलेगी वहाँ पर। और एडोप्टेशन ऑफ दैट क्लाइमेट बाय ऑर्गेनिज्म, और उस जो क्लाइमेट को अडॉप्ट करने की उनकी क्षमता होगी। वहीं पर अगर किसी दूसरी जगह का कोई ला के रख दें हम एनिमल, तो वो वहाँ पर अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो खुद पता लग जाएगा कि ये दूसरे बायोम सा है। बाद में धीरे धीरे अडॉप्ट कर ले वो अलग बात है, लेकिन शुरू में सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाता है उसे। तो ये चीज़ें बायोम है। ठीक है, और अब आते हैं, अब अगर इन्हीं को कहें तो मैंने बताया, एक तो आपको बता दिया था। अब इसी में टाइप्स अगर देखें तो टुंड्रा हो गया। टुंड्रा रीजन क्या होता है? जो हम अगर इसी तरीके से 0 डिग्री से शुरू करते जाएं तो हम पोलर की तरफ बढ़ेंगे, तो पोलर के जो पास वाला है वहाँ पर जो एरिया आएगा, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और होगा क्लाइमेटिक कंडीशंस। इधर 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो कुछ और इस तरीके से ऊपर टुंड्रा पे पहुँचेंगे। कहीं पे ग्रासलैंड मिलेंगी, कहीं पे डेजर्ट्स मिलेंगे। इन सब के अपने अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह मिलेगा, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये डिपेंड कर रही हैं किस पे? लैटिट्यूड्स पे। तो लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी सनलाइट जो कहीं सीधी पड़ रही है, कहीं हमारी तिरछी पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग टेम्परेचर मिल रहा है। और ऐसे ही उसी के कारण जो रेन का सिस्टम बनता है वो अलग अलग बनता जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे बायोम्स जो हैं अलग अलग बायोम बनते चले जाते हैं।
तो इस तरीके से हमने, अब नेक्स्ट क्या होता है, बायोस्फीयर्स। कई सारे बायोम्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर लैंड्स पे बहुत सारे बायोम्स को मिला लिया जाए तो क्या बन गया, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर को हम दूसरी भाषा में क्या सीखे हैं, जो भी मतलब जीवन जहाँ पर भी है तो वहाँ पर वो हिस्सा प्लानेट का क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से बायोस्फीयर के लिए ज़रूरी क्या होगा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन तीनों के बिना जीवन नहीं होगा। तो बहुत बड़ा लेवल हो गया बायोस्फीयर, उससे नीचे हो गया, अब यही चीज़ जो थी यहाँ पर हम दिखा रहे थे वही चीज़ यहाँ पर आके देखिए, इंडिविजुअल हो गया, फिर पॉपुलेशन लेवल, सेम स्पेसीज़ और सेम जोग्राफिकल एरिया और सेम टाइम, सेम जोग्राफिकल एरिया सेम टाइम बट अलग अलग स्पेसीज़ की पॉपुलेशन, कम्युनिटी। इकोसिस्टम में आ जाता है किस तरीके से हमारा जो स्मॉल फंक्शनल यूनिट कहलाती है। फंक्शनल यूनिट किस लिए, क्योंकि वहाँ पर जैविक और अजैविक जो बायोटिक और अबायोटिक हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, यानी कि एक कार्यात्मक इकाई बन जाते हैं। उनका लिंक होने का क्या है, लिंक कैसे होते हैं वो मैंने बताया, एनर्जी फ्लो और बायो जियो केमिकल साइकिल के थ्रू उनका लिंकेज होता है। तो एक ये छोटा जोग्राफिकल एरिया हो गया। और वहीं पर बायोम की बात आ गई, बायोम का मतलब ये हो गया बड़ा इकोसिस्टम हो गया एक तरीके से। इकोसिस्टम में भी जब वही चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशंस और बड़ा जोग्राफिकल एरिया उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी हो जाएं, यानी कि हीट और जो रेन का सिस्टम है वो लगभग एक सा हो जाए, तो वहाँ पर जो है एक जैसे ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी मिलेगी और वो एडोप्टेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी कि वो उस क्लाइमेट को एडोप्ट कर चुके होंगे, तो वो पूरा एरिया एक बायोम कहलाएगा। और इस तरीके से बहुत सारे बायोम अर्थ पर हैं और इन सब बायोम्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। अब वहीं पर अगर हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे उससे पहले हम एक थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा दो डेफिनेशन समझा दें जिससे आपको आगे के लिए आसानी रहे। हैबिटेट एक सब वर्ड सुना होगा, हैबिटेट क्या होता है, इज ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल पॉपुलेशन नॉर्मली लिव। जो भी हैबिटेट, जैसे अगर लॉइन का हैबिटेट कहेंगे तो लॉइन जो है अपनी डेन में रहता है, तो उसके आसपास का जो एरिया उसका है जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है। तो जो भी बायोलॉजिकल पॉपुलेशन या फिर ऑर्गेनिज्म कहें तो नॉर्मली जहाँ पर वो रहता है, वैसे तो पूरा जंगल उसका हो गया लेकिन पर्टिकुलर उसका एक रहने की जगह होगी जहाँ वो हमें हमेशा मिल जाएगा, तो वो क्या हो गया, उसका हैबिटेट हो गया। और निश, इसे क्या कहेंगे, द रोल, फंक्शन, प्रोफेशन, एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन, कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, तो वो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज इज़ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो भी किसी ऑर्गेनिज्म या स्पेसीज़ का एक रोल होता है, फंक्शन होता है, प्रोफेशन होता है, एक्टिविटी होती है, जो ऑक्यूपेशन होता है, यानी कि इस तरीके से कुछ भी ले लें तो ये जो होता है उसका पर्टिकुलर उस इकोसिस्टम में, तो उसे क्या कहते हैं, निश। और इसको हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे अच्छे से, हैबिटेट समझेंगे, ये सब समझेंगे, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, बायो जियो साइकिल क्या होती है और सक्सेशन, और ये सब धीरे धीरे इनके सारे टर्म्स आपको समझाते जाएंगे इसी इजी वे में। और मुझे लगता है आज आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो अब ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले इन्वायरमेंट के एक और लेक्चर में, इसी इजी लैंग्वेज में, इसी इजी तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को कीवर्ड से समझते हुए चलेंगे और आपके लिए फिर आगे किसी एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी इनसे रिलेटेड टॉपिक्स में। चलिए, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, लेक्चर्स बनाता रहूँ और जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।